Hello everyone, this is Abhishek Kathuria and welcome to the IS Hub. Today we will talk about history, but before we embark upon the orientation session for history, let me give a brief introduction about myself. So I have been teaching history for quite a few years now, and during my preparation, I was fortunate enough to write 8 mains, and I also appeared in 3 interviews. I got selected as a labor enforcement officer with Government of Punjab, and then later on I felt that my inner calling is towards teaching. So I'm a teacher by choice. So let us now start with the सेशन इटसेल्फ. ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि हिस्ट्री वर्ड का मीनिंग क्या है. सो द वर्ड हिस्ट्री has been derived from Greek term historia, जिसका मीनिंग होता है इंक्वायरी. So when we read history, we are basically trying to inquire about the past. We are trying to inquire about the past life. That is the economic life of the period, political life of the period, social life of the period, and cultural life of the period. अगर आपने नोटिस किया होगा तो इन आर क्लास 6th एनसीईआरटी द टाइटल इज आर पास्ट्स. सो एज वी कैन सी हियर द वर्ड पास्ट हैज बीन यूज्ड इन प्लूरल. यहाँ पे एस साथ लगाया हुआ है. सो बच्चों को कई बार लगता है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डायनेस्टीज की, कौन सा राजा आया फिर उसके बाद कौन सा आया, बट ऐसा नहीं है. इन हिस्ट्री वी आर ट्राइंग टू फोकस अपॉन द लाइफ ऑफ कॉमन मैन ऑल्सो. पॉलिटिकल हिस्ट्री तो हम पढ़ेंगे, बट एज वेल एज हम उस टाइम की इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, उस टाइम के सोशल कंडीशंस कैसी थी, वुमेन की कंडीशंस क्या हुआ करती थी उस टाइम पे, डिफरेंट रिलीजन्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, एंड कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, किस टाइप की आर्ट फॉर्म यहाँ पे डेवलप हो रही है किस पीरियड में और कैसे वो इवॉल्व हो रही है. सो हिस्ट्री में ये हमारा ब्रॉड फोकस होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम अपने पास्ट को समझते कैसे हैं. सो वी यूज सर्टेन सोर्सेज टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट. इसको ब्रॉडली हम 4 कैटेगरीज में डाल सकते हैं. फर्स्ट इज मटेरियल रिमेन्स, second is numismatics, third is inscriptions, and fourth is manuscripts. ठीक है, तो मटेरियल रिमेन्स हम जानते हैं कि जो पास्ट में सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करी हैं, जो डिफरेंट डायनेस्टीज आई हैं, दे हैव लेफ्ट बिहाइंड सर्टेन मटेरियल रिमेन्स सच एज कुछ पॉटरी से रिलेटेड छोड़ दिया, या कई बार हमें ऐसी सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं. दिस इज अ प्लान ऑफ मोहेंजोदारो. तो इससे हमें इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा कि वहां पे प्री प्लान्ड सिटीज हुआ करती थी जिसमें रोड्स क्रिस क्रॉस करती थी. सो इट इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज द कॉइन्स. एज वी कैन सी हेयर कि गोल्ड कॉइन्स दिख रहे हैं हमें. इंडिया में गोल्ड कॉइन सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने इशू करे, एंड इट्स गोल्ड कॉइन गिवन बाय इंडो ग्रीक ओनली. तो कॉइन से हमें उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में पता लगता है. वी अंडरस्टैंड कि कॉइन्स किस किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे उस डायनेस्टी के एक्सटेंट के बारे में पता लगता है. देन थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स इज इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि किसी हार्ड सरफेस के ऊपर अगर आप कुछ कुरेद कर लिख रहे हो, वी कॉल इट इंस्क्रिप्शन. सो एज वी कैन सी हेयर, ये एक अशोकन पिलर है विच इज टेलिंग अस अबाउट द लाइफ ड्यूरिंग द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. अशोक के टाइम पे किस टाइप की लाइफ हुआ करती थी. इस पिलर में वी कैन सी कि सर्टेन मैसेजेस इंस्क्राइब्ड हैं जो कि अशोक ने डायरेक्टली लोगों से बात करी थी, जैसे आज के टाइम पे मन की बात चलता है. तो प्रोबेबली सिमिलरली अशोक वाज द फर्स्ट रूलर इन इंडिया हु स्पोक डायरेक्टली टू पीपल. तो इसमें उसने मैसेजेस इंस्क्राइब करे हैं जिसमें वो अपने लोगों से अपील कर रहा है कि यू शुड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स स्लेव्स, आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, एंड लाइक दैट. एंड फोर्थ इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स. मैन्यूस्क्रिप्ट का सिंपल मीनिंग है बुक्स, लिटरेचर जो हमें उस टाइम का पता लगा है. जैसे हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौटिल्य की बुक से पता लगा अर्थशास्त्र. उसने उस टाइम पीरियड के पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में लिखा है और कैसा होना चाहिए. सो थ्रू दीज सोर्सेज वी ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री.
और इन सोर्सेज के बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स. सो दिस इज द मटेरियल रिमेन्स, दिस इज द कॉइन्स की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, दिस इज द इंस्क्रिप्शन राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, एंड दिस इज द मैन्यूस्क्रिप्ट दैट इज राइटिंग ऑन अ सॉफ्ट सरफेस, जैसे कि कोई बुक हो सकती है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज सोर्सेज वी आर डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स. ये एक एकेडमिक डिवीजन है, बट इसको समझना जरूरी है बिफोर वी एक्चुअली एम्बार्क अपॉन द एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न वाला पार्ट. ओके, so we have divided history into 3 parts on the basis of sources. First is prehistory, then proto-history, and third is history. So prehistory वो टाइम पीरियड है जिसमें हमें कोई रिटर्न सोर्स नहीं मिलता. उस टाइम के बारे में पता करने के लिए हमें कोई बुक नहीं मिली, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिली. We do not find any written source of this period. प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जिसमें we find a written source, but we are not able to decipher that written source. But हम इसको समझ नहीं पाए कि लिखा क्या हुआ है. And third is history, जिसमें written source है and we are also able to decipher it. अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? जैसे हिस्ट्री एज यू ऑल नो कि स्टोन एज से शुरू होती है. इंसान हंटर गैदरर की तरह रहा करता था और इनिशियली उसने स्टोन को एज ए टूल यूज किया. उस टाइम पे हमें कोई राइटिंग अवेलेबल नहीं है उस टाइम की, तो उस पीरियड को हम प्री हिस्ट्री में काउंट करते हैं. इस टाइम पीरियड को हम समझते कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिमेन्स. सेकंड है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें रिटर्न सोर्स तो है बट हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं. इसकी एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है इंडस सिविलाइजेशन. इंडस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, आई विल शो यू अ स्क्रिप्ट इंडस सिविलाइजेशन की. वी कॉल इट इंडस स्क्रिप्ट. एज वी कैन सी कि ये एक हमें इंडस टाइम पीरियड की एक सील मिली है. इस सील के ऊपर वी हैव रिटन समथिंग, they have written something, but we are not able to decipher it. So we are counting this period into proto history, जिसके बारे में we are not able to understand through the written source, but we are all understanding this period through material remains only. Okay, and third is the part of history जिसमें we have a written source and we are also able to decipher it, जैसे कि वैदिक पीरियड. सो ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन थी हिस्ट्री की, जिसमें हम हिस्ट्री को 3 टाइप्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. अब हम यूपीएससी पे आ जाते हैं. ओके, अब यूपीएससी में वी विल सी द सिलेबस. अब यूपीएससी में हमें प्रीलिम्स में और मेंस में हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. प्रीलिम्स में जो सिलेबस लिखा हुआ है वो काफी कम है. जस्ट सिंगल लाइन इज मेंशन्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. एंड जो मेंस का सिलेबस है वो एग्जॉस्टिवली मेंशन किया गया है. इसमें हम देख सकते हैं कि इंडियन कल्चर के बारे में बात करी गई है, उसके सेलिएंट एस्पेक्ट्स, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दैट इज फ्रॉम द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, दैट इज 750 के आसपास से, बैटल ऑफ प्लासी को काउंट कर लेते हैं वैसे, अंटिल द प्रेजेंट. इसी में फ्रीडम स्ट्रगल भी काउंट हो जाएगा. एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, एंड लास्ट इज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. सो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो यूपीएससी में जो हिस्ट्री के पोर्शंस हैं दे इंक्लूड एंशियंट हिस्ट्री, देन मिडिवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन आर्ट एंड कल्चर, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री. सो काफी ब्रॉड टॉपिक है ये, और हिस्ट्री एक पिलर है जनरल स्टडीज का. जनरल स्टडीज की जो फाउंडेशन है उसमें हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. प्रीलिम्स और मेंस में हम देखते हैं कि इसकी काफी वेटेज है. प्रीलिम्स में वी सी अराउंड एवरेज 20 क्वेश्चंस ईच ईयर. प्रीलिम्स का जो अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे, ऑल्दो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट वी
कैन ऑब्जर्व कि एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर मेजर कंपोनेंट्स हैं। कई बार हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चन आते हुए देखा है, बट वो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, और इसमें से ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंटली हम 20 के आसपास क्वेश्चंस आते हुए देखते हैं। 18 से 20 क्वेश्चंस वेरी कर जाते हैं। अगर आप 2018 के बाद के पेपर्स को विटनेस करोगे तो यू विल सी कि एंशिएंट और मिडीवल की जो इंपॉर्टेंस है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है। एंड आर्ट एंड कल्चर भी काफी क्रूशियल एरिया है जिसको हम कंबाइंड वे में स्टडी करते हैं, एंड वी कॉल इट एएमसी, एंशिएंट, मिडीवल एंड कल्चर। एंड मॉडर्न की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस में वी सी की हिस्ट्री में से ऑलमोस्ट 75 टू 800 मार्क्स का पेपर आता है। 250 में से हमारा 75 टू 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है। दैट इज वी कैन से कि 1/3 या उससे थोड़ा सा ज्यादा पेपर हिस्ट्री में से पूछा जाता है। सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो डिवीजन करी गई है इनटू एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, इसके बारे में भी हम जैसे क्लास में मूव करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि ये डिवीजन का बेसिस क्या है और इसकी रेलेवेंस क्या है। अब हमारा कोर्स कैसे चलेगा? सो ये जो कोर्स है वी विल फोकस ऑन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो हम टॉपिक कवर करेंगे इट विल बी कवर्ड फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यूज। मेंस में ऑल्दो यू कैन सी कि सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है एंशिएंट और मिडीवल का एस्पेक्ट, सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है 1750 से प्रेजेंट तक। बट अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो यू विल फाइंड कि एंशिएंट और मिडीवल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। केस इन पॉइंट इज 2023 का पेपर, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंशिएंट से था, जिसमें पूछा गया कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे एंशिएंट इंडिया को फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वैदिक रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन है कि वैदिक सोसाइटी के कौन कौन सी चीजें आज भी प्रेजेंट हैं। एंड मिडीवल में सल्तनत पीरियड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी रेलेवेंस मेंस के पेपर्स हमें दिखाते हैं कि हमें होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट करनी है। कोर्स में हम इसी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। इट विल बी इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें प्रीलिम्स और मेंस को हम साथ में लेके चलेंगे। हम क्लासेस में आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा वी विल बी फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस। जैसे अगर हम इस स्लाइड को देखें तो जैसे ही हमारा कोई टॉपिक खत्म होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्टोन एज। एज द स्टोन एज इज कवर्ड वी विल गो इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ स्टोन एज। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एज वी कैन सी इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होगा तो वी विल गो इनटू द क्वेश्चंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाहे वो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं चाहे वो मेंस में पूछे गए हैं। सो वी विल मूव इनटू ए इंटीग्रेटेड मैनर ऑफ प्रिपरेशन जिसको हम बोलते हैं कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। तो एक्टिव वे में हम इसको पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्दो इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, वी कैन सी कि 2014 का जो मेंस का पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 1, these are the previous year questions of Harappan civilization in prelims, and even in mains they have asked. So this was the question that was being asked in the from the topic of Harappan civilization in mains कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो अर्बन प्लानिंग है वो आज की अर्बनाइजेशन को कैसे इनपुट्स प्रोवाइड कर रही है। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एज वी विल मूव इन द क्लास वी विल सी कि कैसे इन क्वेश्चंस को भी हमें आंसर करना है। क्लास में हमारा फोकस जो होगा वो जस्ट अ सेकेंड वो होगा थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। देखो सिलेबस आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, उसके बाद क्लास कवर होने के बाद आपके दो चीजें रह जाएंगी, दैट इज रिवीजन और प्रैक्टिस। दैट इज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस। वी डू नॉट एनकरेज द स्टूडेंट्स की वो ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़े। जो क्लास का पर्पस यही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया जाए। उसके बाद वी एनकरेज कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। एंड वी ऑल्सो हैव AI बेस्ड टेस्ट सीरीज, और मेंस के भी आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर्स लिखने हैं। और वो उसका भी आगे गोल है, व्हाई आर वी प्रैक्टिसिंग? वी आर प्रैक्टिसिंग सो दैट वी कैन रीच द थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। और ये चीज हम क्लास 1 से ही शुरू कर देते हैं। ओके, सो ब्रॉडली वी कैन अंडरस्टैंड, अगर आप प्रिपरेशन को समझोगे थ्रू माई 10 years ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें मैं
ऑलमोस्ट हर साल मैं मेंस लिख रहा था, तो मैंने ये देखा कि प्रिपरेशन को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली स्टेज है जिसमें स्टूडेंट का फोकस होता है सिलेबस कंप्लीशन पे, और यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत बहुत वास्ट है, तो बहुत बार जो बच्चे हैं वो इसी स्टेज पे स्ट्रगल करते हैं। एंड हियर कम्स द वैल्यू ऑफ अस। हम यहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं कि आप टाइम बाउंड मैनर में होलिस्टिकली कंसेप्चुअली सिलेबस को कवर कर लीजिए। सो स्टेज 1 इज सिलेबस की कंप्लीशन। सिलेबस को कवर कर लेना ही प्रिपरेशन नहीं है, उससे सिलेक्शन नहीं होती। स्टेज 2 इज प्रैक्टिस एंड रिवीजन। Only 5 to 10% of the students are able to lie in this stage 2 of preparation. But मैजिक कहाँ शुरू होता है? मैजिक शुरू होता है स्टेज 3 ऑफ प्रिपरेशन। ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये जो आप रिवीजन कर रहे हो, यू हैव टू डू इट इन अ स्मार्ट मैनर। वी हियर अक्रॉस द टर्म की स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। तो उसको समझेंगे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है। लेट अस अज्यूम जैसे हमारा मॉडर्न इंडिया के कुछ टॉपिक्स हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन इन द स्मार्ट वर्क दैट वी फोकस अपॉन। मेंस में हमारे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके कुछ टॉपिक्स हैं। लेट्स से क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1857 रिवोल्ट, और वी कैन से स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। जब ये टॉपिक्स आपके क्लास में कवर हो गए, सो वी एनकरेज यू टू राइट आंसर्स ऑन दीज टॉपिक्स, एंड वी वुड एनकरेज कि आप हर एक टॉपिक के ऊपर लेट्स से 3 से 4 क्वेश्चंस लिखो। In this manner, by writing almost 50 answers, you can cover whole of modern Indian history. अब ये जब आपने क्वेश्चंस लिखे, तो अब इनको आप मॉडल आंसर्स भी देखोगे, जो आप टेस्ट सीरीज को फॉलो करोगे, या उनको आंसर्स को फ्रेम करने की भी कोशिश करोगे। सो इन दिस प्रोसेस यू विल ट्राई टू क्रिएट, और वी विल हेल्प यू टू क्रिएट इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स। सो स्टेज 3 प्रिपरेशन is applicable in both mains and prelims. I'm talking about mains right now. Mains में जब आप आंसर राइटिंग करोगे, तो you will be, as you are mentioning, as you are writing 3, 4, 5 questions on each and every topic of each and every subject. So कुछ introductions and conclusions आप form कर लोगे. The purpose is to take a bank of these introductions and conclusions with you as you enter into the examination hall. बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत जो कहते हैं कि हमें 7.5 मिनट में आंसर कैसे लिखना है, वो यही होती है कि दे आर नॉट एबल टू फॉर्म अ वेरी इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन इन द बिगनिंग। तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कंक्लूजन की। अगर आपका कंटेंट तैयार है तो भी बच्चों को इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में दिक्कत होती है। सो वी एनकरेज कि डिफरेंट टॉपिक्स की आपके इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स रेडी हैं, एंड यू ऑलरेडी नो द पॉइंट्स दैट यू हैव टू पुट इन द आंसर। ओके, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि अगर कोई इंट्रोडक्शन आपने लेट्स से सीडीएम के लिए बनाई है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए बनाई है, उसी को आप यूज कर पा रहे हो इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थोड़े से वर्ड्स को चेंज करके। सो ये जो गेम है स्मार्ट गेम, इसको आप समझना शुरू कर देते हो जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो। ओके, दिस इज अबाउट थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मेंस। अब थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन प्रीलिम्स में भी लागू होती है। सो वी कैन सी, सॉरी, प्रैक्टिस और रिवीजन। जब आप प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा। लेट्स से यू आर अटेम्प्टिंग अ हिस्ट्री पेपर, तो हिस्ट्री का लेट्स से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कुछ किया, या आपने एंशिएंट इंडिया का कोई पेपर अटेम्प्ट किया, तो उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट योर वीक एरियाज एंड योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। अगर आपने अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपकी प्रीलिम्स की आधी गेम खत्म होगी, बिकॉज नाउ यू नो विच एरियाज यू हैव टू वर्क अपॉन, एंड नाउ यू नो कि कहां पे आपके जो इंटेलिजेंट गेस है वो ज्यादा काम करता है। यूपीएससी का प्रीलिम्स एज वी ऑल नो कि काफी एप्लीकेशन बेस्ड होता है। कई बार बच्चों ने चीजों को पढ़ा भी होता है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू रिलेट। तो उस केस में दे हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट गेस, और ये जो आर्ट है इंटेलिजेंट गेस की, ये प्रैक्टिस करके ही आती है। तो इस केस में यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, लेट्स से अगर मैं एंशिएंट की बात करूं, तो बच्चे को हो सकता है कि लगे कि यार एंशिएंट में मेरा जो मौर्यस वाला टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आता है तो जनरली ठीक होता है, बट अगर मेरा शाकास के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, लेट्स से अगर क्वेश्चन इंडो ग्रीक्स के ऊपर आ रहा है या हर्षवर्धन के ऊपर आ रहा है, तो मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कौन से एरियाज हैं, और एक्चुअल पेपर में
जो आपका क्वेश्चन का नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा पोर्शन ज्यादा पूछा गया है। अगर ज्यादा क्वेश्चंस स्ट्रॉन्ग एरिया से हैं तो आप इंटेलिजेंट गेस ज्यादा करोगे, अगर ज्यादा क्वेश्चंस वीक एरिया से हैं तो आप अपने अटेम्प्ट को उस अकॉर्डिंगली टोन डाउन कर सकते हो। सो stage 3 of preparation is about understanding your own strength and weakness as well as taking with you in mains a bank of introductions and conclusion. So हम इस कोर्स के थ्रू आपको कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं and it is not just restricted to the conceptual part in the class. Okay. Now I will take you to the timeline. Ancient, medieval और modern को हम broadly discuss करेंगे, डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपको एक मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि एंशिएंट में ये चीजें होती हैं, मिडिवल में ये चीजें होती हैं और मॉडर्न में ये चीजें होती हैं। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम देखेंगे कि स्टोन एज से शुरू होगी। इंडिया में जो स्टोन एज है वो 6 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट शुरू होती है। वर्ल्ड ओवर जो स्टोन एज है वो 20 लाख साल पहले शुरू हो जाती है। इंडिया में स्टोन एज को हम 6 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट टू 5000 ईयर्स, सॉरी 6 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट टू 5000 बीसी तक काउंट करते हैं। इस टाइम पीरियड को हम फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। यहां पे लिथिक वर्ड का मीनिंग है स्टोन और पेलियो मीन्स ओल्ड, मीजो मीन्स मिडल and lithic means stone, neo means new. So mesolithic is middle stone age, neolithic is new stone age and paleolithic is old stone age. Paleolithic में हम देखेंगे कि इंसान हंटर गैदरर की तरह रह रहा है, वो सिर्फ शिकार करता है और फ्रूट्स को गैदर करके ही अपना सर्वाइवल कर रहा है। सॉरी। मेसोलिथिक के टाइम पे हम देखेंगे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो जाएगी, कुछ क्लाइमेट चेंजेस हुए, डिटेल हम क्लास में डिस्कस करेंगे इस चीज की। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड इज इन दिस टाइम पीरियड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड नियोलिथिक में वी विल सी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस होना शुरू हुआ। इस टाइम पे इंसान ने एक सेटल्ड लाइफ को जीना शुरू कर दिया। सो दिस इज द टाइम पीरियड फ्रॉम 6 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट टू 5000 बीसी। सो ये हमारा पहला टॉपिक होता है एंशिएंट हिस्ट्री का। इसके बाद वी मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टोन एज जैसे हमारी 5000 साल 5000 बीसी में खत्म हो रही है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइम पीरियड शुरू होता है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग को हम 3000 बीसी से काउंट करते हैं। वैसे जो उसका मैच्योर फेज शुरू होता है वो 2600 बीसी से होता है। 3 फेजेस होते हैं, मैच्योर फेज, अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड लेटर फेज। अभी इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्लास में कवर करेंगे, बट समझने के लिए ये देखो कि 3000 बीसी से 1900 बीसी हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही है। ये कैसे शुरू हुई, इसकी बिगिनिंग के बारे में हमें अभी क्लैरिटी नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ उसकी भी हमें क्लैरिटी नहीं है। वी जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द फेज जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही है। लेट अस सी द पीपीटी, लेट अस लुक एट द पीपीटी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम जैसे बुक्स में कई बार मेंशन होता है कि किस साइट में क्या चीज मिली, हम उस तरीके से नहीं पढ़ते, हम इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक खत्म होएगा वी विल गो इनटू द क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। जैसे हमारा यहाँ पे ऊपर स्टोन एज खत्म हुआ तो क्वेश्चंस आए। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम ब्रॉडली डिफरेंट एरियाज में पढ़ते हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंट कहाँ था, क्वेश्चंस एज वी कैन सी कि हड़प्पन की साइड्स के ऊपर आ जाते हैं। देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसको हम रिलेट करेंगे विद अ पर्टिकुलर साइट की किस साइट से हमें कौन सी चीज मिल रही है। Then we understand about the urban planning of Harappan civilization. As we can see कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है आप देख सकते हो, ये मोहनजोदारो का प्लान है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो अप्रेस्ड है और अपर है, इसको सिटाडल बोला जाता था। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो लोअर है और इसको लोअर सिटी बोला जाता था। तो इसको लेके काफी हिस्टोरियंस ने अपनी इंटरप्रिटेशंस दी हैं, बट हम क्लैरिटी के साथ नहीं बोल पाते कि इन डिफरेंसेस का क्या मीनिंग है, बिकॉज रीजन इसकी ये प्रोटो हिस्ट्री में है। जो इनका रिटर्न सोर्स है वो हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू अवर ओन इंटरप्रिटेशंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रोड्स को क्रिस क्रॉस किया गया है,
देन हम ये देखेंगे कि इनके अपर पार्ट में कुछ हमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदारो में हमें ग्रेट बाथ मिला है। हो सकता है कि ये जो ग्रेट बाथ है, जैसे कुंभ के मेले में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, तो प्रॉब्लली ऐसी किसी चीज के लिए यूज होता था। देन वी अंडरस्टैंड अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स की। यहाँ पे ओपन ड्रेन्स नहीं हुआ करते थे, एज यू कैन सी की क्लोज ड्रेन्स हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। टोटल 10 से 11 पैरामीटर्स बन जाते हैं, starting from agriculture to town planning to different forms of sculptures in Harappan civilization। जैसे कि ये स्टोन स्कल्पचर है, प्रीस्ट किंग बोल देते हैं इनको। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ट्रिफॉइल पैटर्न की इन्होंने शॉल पहनी हुई है, विच टेल्स अस कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग हैं दे आर फैशन कॉन्शियस। तो ऐसे हम टॉपिक वाइज पेपर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको कवर करेंगे। आई नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। सो 10-11 पैरामीटर्स पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को कवर करके जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वी मूव इनटू वैदिक एज। वैदिक एज इंडिया में स्टार्ट होगी 1500 बीसी के आसपास। 1500 बीसी से 500 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको वैदिक एज बोलते हैं। इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज लोअर वैदिक एज और वी कैन से अर्ली वैदिक एज, एंड दैट इज लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में बेसिकली इसको ऋग्वेदिक एज भी बोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऋग्वेदा को कंपाइल किया गया था। और लेटर वैदिक एज में जो बाकी हमारे रिमेनिंग 3 वेदास हैं, दैट इज सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको कंपाइल किया गया था। अब इस टाइम पीरियड को हम इन टेक्स्ट के बेसिस पे समझते हैं। इस टाइम पे कैसी सोसाइटी है हम उसको इन टेक्स्ट के बेसिस पे समझते हैं, बिकॉज इनको हम डिसाइफर कर चुके हैं। सो अर्ली वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से, सॉरी 1500 बीसी से 1000 बीसी। और जो लेटर वैदिक एज है उसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 500 बीसी। इनको डिवाइड किया गया है बिकॉज इस टाइम पे जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। अर्ली वैदिक एज में जो इंसान है वो ट्राइब्स में रह रहा है, बट ये ट्राइब्स जो हैं दे आर सेमी पेस्टोरल, वो सेमी नोमैडिक हैं और पेस्टोरल उनका ऑक्यूपेशन है। वो ज्यादा उनका इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में काओ की वेल्थ है, वो काओ के ऊपर उनकी जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है। लेटर वैदिक एज में वी विल सी की दे हैव स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर को इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे वी विल सी की धीरे धीरे जो सोशल कंडीशंस हैं दे आल्सो बिगिन टू चेंज। वुमेन की कंडीशन यहाँ पे डिटीरियोरेट हो रही है, यहाँ पे जो राजा है उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है। सो देन वी मूव इनटू दिस एरिया। इसके बाद वी विल सी की एंशिएंट इंडिया में महाजनपद इमर्ज होंगे। महाजनपद बेसिकली रेफर्स टू बिग किंगडम्स। वी विल सी कि इंडिया में 16 महाजनपद इमर्ज होंगे। जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा माहेशमती। माहेशमती वॉज बेसिकली महाजनपद, अवंती की कैपिटल हुआ करता था माहेशमती। आपने उसी मूवी में कुंतल देश के बारे में सुना होगा। कुंतल एक बेसिकली उस टाइम पे स्मॉल जनपद हुआ करता था। तो जब ट्राइब्स ने एक जगह पे, हमने बात करी लेटर वैदिक एज में, कि सेटल करना शुरू किया, तो उसमें से कुछ ट्राइब्स ग्रो करने लगे। टोटल वी कम अक्रॉस 16 ट्राइब्स जो काफी बड़े किंगडम्स में डेवलप हो गए थे, जैसे कि मगध, जैसे कि अवंती एंड अदर डिफरेंट किंगडम्स। और धीरे धीरे ये जो किंगडम्स हैं इनका आपस में स्ट्रगल होगा, और इस स्ट्रगल में वी विल सी कि जो मगध वाला रीजन है वो विक्टोरिया से मर्ज होगा। और मगध में हम डिफरेंट डायनेस्टीज को आते हुए देखेंगे। इनिशियली कुछ छोटी डायनेस्टीज आएंगी, जैसे कि हरियाणक डायनेस्टी एंड उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी। बट लेटर ऑन मगध वाले रीजन में मौर्यस का रूल एस्टेब्लिश हो जाएगा। मौर्यस में आपने अशोक के बारे में सुना होगा। सो अशोक के रूल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन जैसे अशोक का रूल खत्म होगा तो वी विल सी कि जो मौर्य डायनेस्टी है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो वी विल सी कि जो जब अशोक का रूल खत्म होगा तो मौर्य डायनेस्टी डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। उस टाइम से वी विल विटनेस कि आउटसाइडर्स का इंडिया में पेनिट्रेशन हो रहा है। तो हम डिफरेंट ट्राइब्स को आते हुए देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले आएंगे इंडो ग्रीक्स, फिर शाकास, फिर पार्थियंस,
फिर कुशान्स। तो ये कुछ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स हैं विच बिगेन एंटरिंग इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर इन द मगध वाला रीजन। तो मगध जो पहले एक स्ट्रॉन्ग महाजनपद बना, उसकी जब डायनेस्टी वीक हो रही है तो कुछ लोगों ने इंडिया में एंटर करना शुरू कर दिया। तो लाइकवाइज वी विल कवर द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में हम आगे एंड करेंगे हम इसको थ्रू वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन का पीरियड, विच इज टुवर्ड्स 700 AD। हर्षवर्धन की जो डेथ है वो 647 में होती है, और उसके बाद हम उसको एक लास्ट डायनेस्टी के रूप में काउंट कर लेते हैं, और उसके बाद मिडीवल एज शुरू हो जाती है। अब जैसे मैंने पहले बात करी थी कि स्कॉलर्स ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है एंशिएंट, दूसरा है मिडीवल, एंड थर्ड इज द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब इस डिवीजन को समझने की कोशिश करते हैं, क्या रीजन है। एंशिएंट का टाइम पीरियड आप मान सकते हो स्टोन एज से लेके अराउंड 700 AD, इसको हमने एक कट ऑफ फिगर, कट ऑफ डेट माना है। देन मिडीवल वुड स्टार्ट फ्रॉम 700 टू 1707 AD, और उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वुड स्टार्ट। इनिशियली ये जो क्लासिफिकेशन है वो ब्रिटिशर्स ने करी थी, जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस आए थे उन्होंने करी थी। उन्होंने इस टाइम पीरियड को रिलीजन के बेस पे डिवाइड किया था। उन्होंने कहा था एंशिएंट मींस हिंदू हिस्ट्री, मिडीवल मींस इस्लामिक टाइम, एंड मॉडर्न मींस एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। बट हम देख सकते हैं कि इसमें काफी फ्लॉज हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एंशिएंट में सिर्फ हिंदू डायनेस्टी ही है। एंशिएंट में वी विल सी की इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड मेनी अदर सेक्ट्स लाइक आजीविका। मिडीवल में हम देखेंगे कि सल्तनत पीरियड आएगा डेफिनेटली, बट उसके अलावा विजयनगर एम्पायर भी एग्जिस्ट कर रही है। उसके अलावा हम सल्तनत पीरियड को इमर्ज होने से पहले देखेंगे राजपूत्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे सिर्फ आपके इस्लामिक रूलर्स ही हैं, एंड मॉडर्न में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी का ही स्प्रेड हो रहा है, इवन हिंदुइज्म में भी रिफॉर्म हो रहे हैं। सो ये क्लासिफिकेशन को रिलीजन के बेसिस पे आज हम नहीं मानते, बट स्टिल इस क्लासिफिकेशन को हम वैलिड मानते हैं बिकॉज ऑफ ए इंपॉर्टेंट रीजन, एंड द रीजन इज पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। हम देखेंगे कि एंशिएंट टाइम्स में एक बड़ी एम्पायर खड़ी हुई थी, दैट इज मौर्यस। मौर्यस के डिक्लाइन के बाद जो नेक्स्ट बड़ी किंगडम इमर्ज होता है वो है गुप्तास। गुप्तास ने नॉर्थ इंडिया को काफी देर के लिए यूनाइटेड रखा, 160 से 200 साल के बीच के लिए उन्होंने यूनाइटेड रखा। जब गुप्तास का डिक्लाइन होएगा तो वर्धन डायनेस्टी आ जाएगी, दैट इज हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन का भी डिक्लाइन हुआ तो वी विल सी कि एक बड़ी जो एम्पायर है वो पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेट हो रही है, और उसकी जगह छोटी छोटी एम्पायर्स आ रही हैं। तो मिडीवल में वी विल कम अक्रॉस द टाइम पीरियड ऑफ राष्ट्रकूतास, पालास, प्रतिहारास। सो ये एम्पायर्स जो हैं दे वुड स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। एज वी कैन सी कि हमने मिडीवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली मिडीवल, सल्तनत पीरियड एंड द मुगल पीरियड, मुगल्स। तो इनिशियली जब हर्षवर्धन का डिक्लाइन होगा तो कुछ और एम्पायर्स इमर्ज होंगी, जैसे कि गुर्जर प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूतास ओवर हियर। दे 3 वुड फाइट फॉर द कंट्रोल ऑफ द सिटी ऑफ कन्नौज। तो एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का जो टाइम है उसको हम काउंट कर रहे हैं एज द चेंज ऑफ द टाइम पीरियड। सिमिलरली फिर आगे चल के वी विल सी की सल्तनत इमर्ज होगी। सल्तनत में हम देखेंगे कि 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आ रही हैं। सल्तनत पीरियड को आप ब्रॉडली देख सकते हो एज 1206 से 1526 AD, जिसमें जो दिल्ली में डिफरेंट सुल्तान आके बैठेंगे, लाइक स्लेव डायनेस्टी आएगी, खिलजी डायनेस्टी आएगी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। ये जो सल्तनत पीरियड है इसमें हम देखेंगे कि ये जो रूलर्स हैं दे आर टर्क्स। टर्क्स ये डज नॉट मीन टर्की, ये टर्की से नहीं आए हैं, रादर ये तुर्कमेनिस्तान से आए हैं। कई बार बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है। सो स्लेव डायनेस्टी, फिर एक आगे चल के कोई और फैमिली रूल करना शुरू करेगी, खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में हम इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हैं इनके पढ़ेंगे, जैसे स्लेव डायनेस्टी में वी विल रीड अबाउट इल्तुतमिश। इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक यूज्ड टू रूल इन लाहौर वाला रीजन, वो दिल्ली में आके नहीं बैठा था। इल्तुतमिश ने जो कैपिटल है उसको दिल्ली से
लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था. देन वी विल रीड अबाउट रजिया सुल्तान, देन वी विल रीड अबाउट बालबन. फिर खिलजी डायनेस्टी आ जाएगी. खिलजी डायनेस्टी में विल रीड अबाउट अलाउद्दीन खिलजी. तुगलक डायनेस्टी में विल रीड अबाउट टू मेन इंपॉर्टेंट रूलर्स, दैट इज फिरोज शाह तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक को आप लोगों ने सुना होगा कि तुगलकी या फरमान ऐसे टर्म्स यूज होती हैं कि उनके कुछ गलतियां थी जिनकी वजह से उनको हम याद करते हैं. हमें सिविल्स में कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि हम उस टाइम पीरियड को याद रखें. देन फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक को हम याद करते हैं बिकॉज इसने जिजिया को इंट्रोड्यूस किया था. इसने हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर टैक्स लगाया था. देन सैयद डायनेस्टी. सैयद डायनेस्टी बेसिकली अपने आप को कहा करते थे कि वी आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, कि प्रॉफिट की जो बेटी थी सैयदा, हम उसके डिसेंडेंट्स हैं. देन लोधी डायनेस्टी. लोधी यहाँ पे अकेले हैं जो कि अफगान्स हैं. बाकी जो सभी डायनेस्टी आई हैं वो सभी टर्क्स हैं, और जो लोधीज हैं दे आर अफगान्स. देन उसके बाद वी विल सी कि जो लोधी का लास्ट रूलर है दैट इज इब्राहिम लोधी, ही विल फाइट विद बाबर, और यहाँ पे मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाएगी. मुगल बेसिकली आर उज्बेक्स. इनका जो फैमिली ट्री है वो उज्बेकिस्तान से भी जुड़ता है और मंगोल से भी जुड़ता है. मंगोलिया जो कि चाइना के ऊपर रीजन है, और इनका एक्चुअल जो नाम था वो मंगोल ही था. ये अपने आप को मंगोल कहा करते थे. ब्रिटिशर्स ने जो इनकी प्रोनाउंसिएशन करी वो मंगोल से मुगल बन गया, तो आज इसलिए हम उनको मुगल्स कहते हैं. इस टाइम पे वी विल सी मुगल रूलर्स, डिफरेंट मुगल रूलर्स. जैसे कि बाबर आएंगे जो कि सबसे पहले मुगल डायनेस्टी को स्थापित करेंगे. फिर हुमायूं आएगा. हुमायूं वर्ड का मीनिंग होता है फॉर्चुनेट, बट ही वाज नॉट वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज उसको अपना किंगडम को गंवाना पड़ेगा टू सुर डायनेस्टी, सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी. फिर अकबर आएंगे. अकबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर यूपीएससी. अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. सो औरंगजेब वुड बी द लास्ट रूलर जिसने इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइटेड रखा है. चाहे उनकी पॉलिसीज ऑप्रेसिव थी बट इंडिया यूनाइटेड था उस टाइम पे. इनकी डेथ होती है 1707 में. और इसके बाद वी विल सी कि जो लेटर मुगल्स आ रहे हैं दे आर नॉट एबल टू कीप द एम्पायर इंटैक्ट, और इसको हम एक बाउंड्री मान लेते हैं फ्रॉम द फॉर द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हमने आगे वी कैन सी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं. पहला पार्ट है लेटर मुगल्स का, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक पैरामाउंट पावर बनेगी. फिर नेशनलिज्म का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1857 से 1919, जिसमें देश में नेशनलिज्म की भावना बढ़ी. लोगों में ये एक थॉट इमर्ज हुआ कि वी बिलोंग टू ईच अदर, इंडिया एज अ कंट्री डेवलप हो रहा है यहाँ पे. एंड लास्ट इज गांधीयन फेज दैट इज 1919 टू 1947. तो हम देखेंगे कि कई यूरोपियंस इंडिया में एंटर करते हैं, और जब मुगल्स का फॉल होता है तो कई सक्सेसर स्टेट्स भी इमर्ज होंगी, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, सिख एम्पायर, मराठास भी उस टाइम पे स्ट्रांग होंगे. तो इनमें से कोई सक्सेसर स्टेट इंडिया का हम बोल सकते हैं कि पैरामाउंट पावर नहीं बनी. और बहुत यूरोपियंस आ रहे हैं, जैसे कि पोर्टुगीज आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, इंग्लिश आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं. तो अल्टीमेटली वो स्ट्रगल को हम समझेंगे कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने वन बाय वन जो अपने एनिमीज हैं उनको डिफीट किया और अपने आप को उसने एस्टेब्लिश करने में वो कामयाब रहा. देन वी विल सी कि उनकी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिसकी वजह से डिफरेंट सेक्शंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, और इसके अलावा रिलीजियस पॉलिसीज, जिसकी वजह से एक रिवोल्ट का जन्म होगा जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोल देते हैं, 1857 रिवोल्ट. 1857 रिवोल्ट के बाद हिस्ट्री में एक बड़ा चेंज आता है. अब जो इंडिया के ऊपर जो रूल कर रहा है वो कंपनी नहीं रहेगी. दिस रूल विल बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब रूल इंडिया पे रहेगा फ्रॉम 1857 टू 1919. इस टाइम पे वी विल सी कि 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दैट इज महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी. तो जो पहला पीरियड है उसको हम पॉलिटिकल अवेकनिंग का पीरियड बोल सकते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेती है दैट इज कांग्रेस. कांग्रेस से पहले भी कुछ सोसाइटीज, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेंगी, बट दे विल बी कन्फाइंड टू डिफरेंट एरियाज ओनली. जैसे कुछ महाराष्ट्र में कन्फाइंड होंगी, कुछ पंजाब में कन्फाइंड होंगी, और कुछ बंगाल वाले रीजन में कन्फाइंड होंगी. ये एक पहली ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस, जिसने हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया. अब डिफरेंट थॉट प्रोसेस वाले लोग, डिफरेंट सेक्शंस कुड कम टुगेदर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू रेज देयर वॉइस. अब कांग्रेस को भी हम देखेंगे कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. एक मॉडरेट्स वाला पार्ट जिनको हम नरम दल बोल देते हैं, और एक एक्सट्रीमिस्ट वाला पार्ट,
जिसको हम गरम दल बोल देते हैं, इनकी आइडियोलॉजी डिफर करेगी आपस में। तो अल्टीमेटली जब ये आपस में एग्री नहीं कर पाएंगे तो मूवमेंट वीकन होनी शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर का भी टाइम आ जाएगा 1914 से 1919। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इंडिया में आती है, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी। और तब हमारी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था कि इन्होंने मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाया। ही गेव सच आइडियल्स, दैट इज सत्याग्रह, अहिंसा, जिसने लोगों को कनेक्ट किया, जिससे लोगों ने कनेक्ट किया एंड पीपल केम फॉरवर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द मूवमेंट। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि ही यूज्ड टू ट्रीट भागवत गीता एज हिज स्पिरिचुअल मदर एंड ही यूज्ड टू से कि भागवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ही मैं पॉलिटिकल स्ट्रगल में अप्लाई कर रहा हूं और इससे मैं देश को एकजुट भी कर रहा हूं। ही नॉट जस्ट लेड अ पॉलिटिकल मूवमेंट, ही इवन टुक वेरियस स्टेप्स इन अपलिफ्टिंग द सोसाइटी। जैसे कि इनका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलता था, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के थ्रू इन्होंने अनटचेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश करी। इन्होंने कोशिश करी कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो बरकरार रहे। वुमेन की कंडीशंस को इन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश करी। ही रेज्ड वॉइस अगेंस्ट लिकर कंजम्पशन, ही रेज्ड वॉइस अगेंस्ट मेनी अदर सोशल इविल्स। एंड फाइनली हम देखेंगे कि गांधीयन टाइम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मास मूवमेंट इमर्ज हो रही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1919 में आएगी, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगी। इसके बीच में हम रेवोल्यूशनरीज को और जो डिफरेंट आइडियाज हैं उनको भी कवर करेंगे। देन फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आएगी एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। एंड देन एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस। उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड अल्टीमेटली वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस। हिस्ट्री यहाँ पे भी खत्म नहीं हो जाएगी, वी विल मूव इनटू पोस्ट इंडिपेंडेंस इसके बाद। और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन आज की टाइम को समझने के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कई बच्चों को लगता है कि न्यूज़पेपर नहीं समझ आ रहा हमें पढ़ के। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग इन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, यू विल बी एबल टू रिलेट थिंग्स इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर। सो दिस वाज अबाउट द ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री। कुछ चीजें मैंने काफी फास्ट बोली हैं यहाँ पे। जस्ट आई वांटेड टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द ओवरऑल टाइमलाइन। बाकी हम डिटेल में क्लास में करेंगे। वी कंडक्ट वेरी एग्जॉस्टिव क्लासेस। हमारी जो एंशिएंट है वो 12 से 14 क्लासेस, मिडीवल भी 12 के आसपास क्लासेस, एंड देन आर्ट एंड कल्चर को वी गिव गुड टाइम, ऑलमोस्ट 10 क्लासेस देते हैं। एंड देन मिड मॉडर्न also takes a good number of classes. So बहुत exhaustively we try to conduct the classes. So that's all for today. Thank you very much.